बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, खुद तसाबी का अमल जी। पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी पर दबाव डालने के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इससे कबल 9 मई के हवाले से जनरल्स, ब्रिगेडियर्स और बड़े रैंक के अफसरान और दीगर लोगों के हवाले से भी कोर्ट मार्शल तक पहुँचा है। इवन साबिक 3 आर्मी चीफ्स की फैमिली तक, जी हाँ, वो तक इस शिकंजे के अंदर आई थी। अब ये जो कमेटी बनाई गई है, इसकी सरबराही जो है मेजर जनरल के रैंक का ऑफिसर करेगा। और ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, जिसने इस केस में दरख्वास्त थी कि 184C के तहत अज़खुद कार्रवाई की जाए, लेकिन उससे इनकार किया था। और दरख्वास्त गुजार जो सोसाइटी का मालिक है कवर मोइज़, उसके ज़रिए वज़ारत दिफा से रजू करने का हुक्म दिया गया था। तो दूसरी जानिब फैज़ाबाद धरने वाले कमीशन ने तो फैज़ हमीद साहब को बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया, यानी दूध का दूल्हा करार दिया इस मौके पर। लेकिन सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो उस वक्त के पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला थे जी शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर डाली। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खैर वो अपने इस्तबदाल से आगे नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी मेरी डोमेन थी, मैंने इजाज़त दी थी और मैंने बाकायदा तौर पर फेडरेशन की पास ये इस्तेहकाक है कि वो किसी भी इदारे को कह सके, तो इसलिए मैंने फैज़ हमीद साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले को हल करें। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब इस रिपोर्ट को आने के बाद ये कह रहे हैं कि कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। जाहिद हामिद साहब जी वो कह रहे हैं कि कमीशन में बयान उन्होंने किसी और किस्म का दिया। फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट मिलने के बाद ये सवाल हो रहा है कि क्या ये भी महज एक प्रैक्टिस है। और कहने वाले ये कहते हैं कि अगर ये महज प्रैक्टिस ही होती और यहाँ भी क्लीन चिट देनी होती तो कम से कम इतनी बड़ी इंक्वायरी इदारा कम से कम स्टैंड नहीं करता। और ये भी कहा गया कि कमेटी की तहकीकात के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी तहकीकात के लिए बुलाएगी। देखते हैं होता है नहीं होता, क्योंकि ये मामला जब हुआ था तो उस वक्त रिपोर्ट भी हुआ था, मगर जनरल बाजवा साहब ने इस वाक़े पर कान नहीं धरे थे जब सोसाइटी के मालिक ने कहा था कि मुझ पे रेंजर्स के एहलकार और दीगर जो एजेंसीज़ के एहलकार हैं उनके ज़रिए दबाव डाला गया था। अगर सियासी मामला की तरफ आएँ तो 2 बड़ी सियासी जमातों के 2 बड़े रहनुमा कोई शक नहीं अपनी पार्टी के लिए जग खसाई का बायस बन रहे हैं और उनकी जमातों को उनके बयानात से लाताल्लुकी करना पड़ रही है। 17 तारीख को तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने बानी PTI की हुकूमत गिराने में अमेरिका के साथ सऊदी अरब का भी हाथ दिया और उस हाथ जाहिर किया। और उसके बाद क्या हुआ वो तो मैं आगे चल के बता दूँ। वो क्या कहते हैं ज़रा सुने पहले। इनके मुताबिक उसी प्लानिंग का हिस्सा अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी था रजीम चेंज में। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के इस बयान की तरदीद की और इसे इनका ज़ाती बयान कहा। और PTI के बहुत से नाकदीन तक ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने जो स्टेटमेंट दी है ये बानी PTI की राय भी हो सकती है। नाकदीन ये कह रहे थे, यानी मुखालिफ कह रहे थे। मगर कल बानी PTI से मुलाकात के बाद मुशीर KP के मुजम्मिल असलम ने बानी PTI के हवाले से वजाहत पेश करते हुए कहा कि रजीम चेंज से सऊदी अरब का कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, जुबान कहती तो मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालूँ। यहाँ तो पार्टी से निकालने तक की कार्रवाई नहीं हुई और तहरीक इंसाफ वजाहतें तो दे रही है, मगर शेर अफजल मरवत साहब को शोकॉज नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ और मरवत साहब भी से अपनी ज़ाती राय कह रहे हैं और पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं है। दूसरी जानिब नून लीग के जावेद लतीफ़ साहब, उनका यह दावा है कि आम इंतखाबात में पैसे से सीटों की खरीदो फरोख्त हुई और बड़े दफ्तर तक भी पहुँच गए। वो क्या कहते हैं सुने ज़रा। और इनके लिए भी पार्टी के तर्जुमान नहीं जी, हुकूमत के वज़ीर इत्तलात साहब अता तारड़ साहब ने रद्दमल दिया। उन्होंने कहा जावेद लतीफ़ साहब की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। मैं उसको संजीदगी से नहीं लेता और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब यानी सारे माफिया ही कर रहे हैं, बोल देते हैं, एक बयानिया बनाते हैं, एक सर्टन स्टेज तक वो बयानिया चलता है, उसके बाद किसी वक्त ऐसी बात करके कहा जाता है हमारा इससे लाताल्लुक नहीं, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो चला जाता है। इसी तरह शिकवा जवाब शिकवा जारी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना ही नहीं चाहते थे, यदि बहुत पहले से ये चीज़ें डिसाइड थी। आज के प्रोग्राम में ये सारी बातें करें कि मुल्क को नवाज दो की मुहिम चली, लेकिन शहबाज भी दे दिया और इसका मतलब है पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ था। तो क्या पाकिस्तान की आवाम और स्पेशली नून लीग के वोटर सपोर्टर के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ, ये तमाम सवाल आएंगे। खेलदास कोहिस्तानी नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सद्दीक साहब वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। सारा बानो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सख्त नासाजी तबीयत के बावजूद वो प्रोग्राम में, इनका भी बहुत शुक्रिया। तो खेलदास कोहिस्तानी साहब कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ, आप लोग पहले ये बता दें। शहबाज शरीफ साहब को फैज़ाबाद धरना कमीशन का जिम्मेदार ठहराया गया, फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन बाहर आके एक दूसरा बयानिया, यानी नून लीग एक बयानिया पब्लिक के लिए बनाती है और एक कमीशन के लिए। देखें
जब तक ये रिपोर्ट मंजर पे नहीं आ जाती, पब्लिक नहीं होती, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस पे बात करूँ। ना आपने पढ़ी है, ना मैंने पढ़ी है, ना नाजरीन को भी कोई कापी मिली है इसकी। ठीक तो है। ये मेरे ख्याल में कमीशनें जो बनती है, कई पाकिस्तान में कमीशनें बनी हैं, उस पर रिपोर्ट्स आती भी है। मगर बात यह है कि हम जिस नैश पे आज पहुँचे हैं, जिस मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है, आज हमें जिन चैलेंजेस का इदराक हमें होना सबको चाहिए। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान था उसके ख़ात्मे के लिए, और दुनिया से जो सरमायाकारी आ रही है पाकिस्तान में, हमारा फ़ोकस इस वक्त सारा इन चीज़ों पे है। और आप देख रहे हैं पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा पंजाब में जिस तरह मुतहरिक है, जिस तरह मंसूबों का आगाज़ कर रही है, जिस तरह प्रोग्राम दे रही है, इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अपना काम कर रहे हैं, कैबिनेट। और इस वक्त हमारा और जो आपने बात की इंट्रो में मियां जावेद लतीफ़ के हवाले मैं से, एक सेकंड में वही सवाल पहले कर लूं ना। आपने कहा कि अब ये रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट का कह के सब चीजें सामने आ गई। ये रिपोर्ट क्यों आती है सामने? जराए का कह के और बड़े कंफर्म जराए का कह के क्यों आती है? ये तो खैर आप लोगों को अपनी अदाओं पर थोड़ा गौर करना है ना। यह हुकूमत का काम है, हमारा तो काम है नहीं। हमारा तो काम है जब रिपोर्ट अथेंटिक वे में पट्टों की शक्ल में स्क्रीन पर चल जाए। लेकिन जिस एहतियात का मुजाहरा आप कर रहे हैं, इस एहतियात का मुजाहरा जावेद लतीफ़ क्यों नहीं कर रहे? इस एहतियात का मुजाहरा पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ क्यों नहीं कर रहे? एहसन इकबाल साहब क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ आप एहतियात क्यों कर रहे हैं? देखें, एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर है, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब या साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस कमीशन के सामने पेश हुए थे। तो उन्होंने अपना जो नुक्ता नज़र पेश किया, वहाँ पे जो बातचीत हुई, वो अपने तजर्बे से अपनी जो गुफ्तगू है वो अपनी उस पर कर सकते हैं। मैं ना कमीशन के सामने पेश हुआ था, ना मैं उस वक्त किसी पोजीशन में था। ठीक है। तो बात यह है कि जब तक हुकूमत की कोई इस पे, मैं आपको ये भी बात बताऊं कि हुकूमत की तरफ से ओपिनियन आएगा, इस पे गुफ्तगू भी होगी और कौम के और आपके सामने रखी जाएगी। जो बात आप दूसरी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनाया गया, नवाज़ शरीफ साहब नहीं बने, देखिए ये सारे फ़ैसले जो है हमारे कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ने किए। शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बने तो नवाज़ शरीफ साहब और सीनियर क़यादत के अंदर, पार्टी के अंदर डिबेट हुई, उसमें गुफ्तगू हुई और फैसला हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म। नहीं, ऐसा नहीं है ना खिलदा साहब, मैंने आपसे आपने ना बिल्कुल जंप किया टॉपिक के आगे। मैंने आपको इधर से आगे बढ़ने नहीं देना, मैंने आपसे इस पे सवाल करना है, उस पे मैंने पूरा चंक रखा हुआ है। ये आखिर मामला है क्या? जावेद लतीफ़ साहब को क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते आप? वो ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं जिससे पार्टी को जगहसाई हो? माल रोड के दफ्तरों का जिक्र, 70-80 करोड़ की टिकटों का जिक्र, और ये सब कहना कोई इतनी आसान बात तो नहीं है। हवाई फायर तो नहीं कर रहे, क्योंकि चंद रोज पहले उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। देखें, बतौर पार्टी के वर्कर मैं अपनी ज़ाती आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर मुझे या किसी भी पार्टी के अंदर कोई अपनी राय का इज़हार करना है, वो पार्टी के मीटिंग में हमें कर सकता हूँ, वहाँ पे गुफ्तगू में डिसिप्लिन का कायल हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ हमारे सीनियर रहनुमा है, उनका नुक्ता नज़र है। मुझे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के लिए एहतराम है, वो हमारा सीनियर रहनुमा है, उसकी कुर्बानियाँ हैं पार्टी में। वो अगर अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं तो ये वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि जो मामलात उनको मालूमात है, शायद मेरे सतह पे ये मालूमात मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ मियाँ जावेद लतीफ़ अगर मुस्लिम लीग नून में जिस तरह बातचीत लीडर कर रहे हैं टीवी पे आके, तो एक बात इसमें यह भी है कि मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत है, ये जमहूरियत का जो फ़ायदा हो रहा है सबको बात करने का। जब आप तनकीद करते हैं पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात कह रहा है कि जावेद लतीफ़ की बात को मैं सीरियस नहीं लेता। खैर मैं आ जाता हूं, आप इसको कोई छोटी बात समझते हैं? जावेद लतीफ़ की इतनी कुर्बानियां आपको पता है, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात को नहीं पता इस बात का। मैं आता हूं दोबारा ना, मैं अजहर सदीक साहब के पास जाता हूं, उनसे उनकी भी जमात पे माशाल्लाह इस तरह मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे कंप्लीट में। जी खेल भाई। जी मैं ये कह रहा हूँ, तारड़ साहब हमारे इंफॉर्मेशन वज़ीर है, हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं
वो हर बात का वो जवाब नहीं दे सकते जिसका वो जावेद लतीफ़ ने 100 बातें की हो सकता है एक बात को उसने संजीदा ना लिया हो, कोई बातें होगी जरूर, ये पार्टी के अंदर डिबेट होता है। चले वो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे तारड़ साहब इस वक्त देख लेते हैं जी, नून लीग की तर्जुमानी कौन करता है, वो भी आने वाले चंद एक डेढ़ महीने की आपने बात की है ना, मैं खैर उस पर भी आ जाता हूं। वो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं तारड़ साहब, बिल्कुल हमारे हुकूमत के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वजीर है। अजहर साहब ऐसे माशाल्लाह नगीने बल्कि हीरे आपकी पार्टी में भी हैं, शेर अफजल मरवत साहब की शक्ल में। ये बात बिल्कुल दिल को लगती है, इसको तस्लीम करना चाहिए कि शेर अफजल मरवत साहब ने शायद अपनी जिंदगी की इससे बड़ा भंड नहीं मारा, मगर वो खड़े हैं अपनी जाती स्टेटमेंट कह के इसके ऊपर, शायद इससे बड़ा नहीं है। कम से कम जिसके लिए इमरान खान साहब जेल से जवाब भेज रहे हैं कि बोलने वाले को थोड़ी अकल करनी चाहिए थी कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ हमारा ताल्लुक कैसा, सऊदी अरब के साथ हमारा ताल्लुक कैसा, जाने से 15 दिन पहले OIC का इजलास इधर, $3 अरब, 1.5 अरब डॉलर का पेट्रोल, ये कोई छोटी चीज तो नहीं थी। शेर अफजल मरवत साहब को कोई भी नहीं चुप करा सकता पार्टी में। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो बड़ा कायल हूँ स्टेट्समैन होने का कि इंसान को जब ऐसे ममालिक के साथ डील करना है, और अभी आप सिर्फ देख लें कि चाइना के साथ इस वक्त क्या हाल हो गया। इमरान खान के दौर में अब CPEC को आगे लेके जाना था, लेकिन CPEC के साथ क्या हाल किया है। इस वक्त हमारे मुल्क में चाइनीज़ महफूज नहीं है, ये बड़ी तकलीफ दे बात है, और सिर्फ इसी बात के ऊपर इस मुल्क के वज़ीर आज़म और इस गवर्नमेंट को घर चले जाना चाहिए, ये इस लायक नहीं है। हाँ, जहाँ तक शेर अफजल मरवत की बात है, उसको कंडेम किया पार्टी लीडरशिप ने, बाकी हर जगह ने, मेरी तकरीबन बहुत से लोगों से बात हुई है, उन्होंने ज़ाती राय भी अपने तौर किया, और उनको अल्फाज वैसे वापस लेने चाहिए, मैं ये समझता हूँ। यानी मुझे भी बहुत सी चीज़ें पता है, एक शोकॉज ही दे दे, मुझे भी बहुत पता तो चले आप लोगों को तकलीफ हुई, एक शोकॉज ही दे दे। देखिए, ये सवाल ये है ना कि ये आर्टिकल 19A को कवर करता है कि एक आदमी अपनी बात ज़ाहिर राय करना चाहता है, उसको रोका नहीं जा सकता। यानी मैं ये कहूँ, पार्टी पॉलिसी के हवाले से जो बातें हैं ना वो और हैं, इस पर पार्टी देखती है क्या कर सकती है, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ज़हन में रखिएगा। शेर अफजल मरवत जब ऑपरेशन रजीम चेंज के वक्त पार्टी में नहीं थे, ये तो बहुत अरसा बाद जाकर वो पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो इसलिए उस वक्त की बातों का तो उनको अंदाज़ा नहीं था, ना तो वो किसी कोर कमेटी में थे, ना वो सारे, यानी मिसाल के तौर पर मेरा जो है ऑपरेशन रजीम चेंज में वज़ीर आज़म जाना होता था, इमरान खान साहब से मुलाकात होती थी, काबीना से मुलाकात होती थी, हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन होती थी। ज़रा मैं एक चीज़, जो असल चीज़ की तरफ आना चाहता हूँ, अभी आपने मेरे पिछले अगर आप 5, 6, 7, 8 महीनों के, 1 साल के अगर इंटरव्यू देख लें, मैंने नवाज शरीफ के बारे में कहा था वो पाकिस्तान में नहीं आएगा तो डील के तहत आएगा, और फिर मैंने ये भी कहा था कि आएगा तो वज़ीर आज़म को उम्मीद, ये क्लैरिटी है जी, बिल्कुल आप मेरे प्रोग्राम में भी कह चुके। वजह क्या है कि और ये बड़ी क्लैरिटी इस तरह से है कि वो उसकी वजह है कि एक डील के साथ आ रही है इन्होंने, ये तो लूट मार करने के लिए आ रही है, ये मुल्क बचाने के लिए थोड़ा है। ये तो अंदाजा लगाना, फार्म 45 की पैदावार है, और इन्होंने आप अंदाजा लगाएं कि क्या मेरिट क्या है इनका। 2 साल इन्होंने तकरीबन 18 महीने PDM-1 ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। आम आदमी के साथ क्या हुआ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, यानी जो ज्यादतियां हुई ये सारी इन गवर्नमेंट ने की, और इनके सेरा है। हमने इस तरह के सियासी इंतकाम नहीं लिए जो ये आज भी जलसे जुलूस अब कर नहीं सकते, जलसों की इजाजत नहीं देते। अभी रावलपिंडी में वकार हसन चीमा जो है, वकार चीमा इनका PP 35 का उम्मीदवार है, जालसा से जीता हुआ है, उसका बेटा है, वहां पर नहीं इजाजत दी। इसी तरह सिंध के अंदर इजाजत नहीं दी इन्होंने। आप अंदाजा तो लगाए ना कि ये कौन सी जमहूरिया गवर्नमेंट है, ना अदालतों में आकर फेस कर सकते हैं। फिर वो 6 जजेस के हवाले से जब बातें आई, इन्हें खुल के सामने आना चाहिए था कि जजेस के ऊपर प्रेशर था। प्रेशर इनको नहीं पता है, इन सबको पता है। जो यानी मामला चला गया ना सर, बनाने चले थे तो उन्हें 28 तारीख को उसकी हेयरिंग है ना, वो तो चला गया। मगर अजहर भाई, आप मेरे पॉइंट्स पे आप आ गए, समझ गए कि आपने शेर अफजल मरवत साहब को कंडेम किया। मैं जिस सवाल की तरफ आना चाहता हूँ, ये फैजाबाद धरना कमीशन, आप समझते हैं कि जिम्मेदार का तयन हो गया, खुरा लग गया, मास्टरमाइंड का पता चल गया, या कमीशन के सामने कोई और स्टेटमेंट है, बाहर आके कोई और स्टेटमेंट है, 2 बयानिए चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको भी? देखिए वजह क्या है, कमीशन की सरबराही इन्होंने अपनी मर्जी से अपने बंदे को दी है, मेरे तक इतला है पूरी सारी। और दूसरा देखें ना, वोट को इज्जतों का नारा जमीन बोस हो चुका है, इनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुलह हो चुकी है। अब ये ताड़ रहा है 4 नंबर गेट की वो पैदावार है,
इस वक्त उनका जितना 4 नंबर गेट से राब्ता किसी दौर में शेख रशीद साहब कर रहा है, इस वक्त अता तारड़ का राब्ता, यानी इस एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई भी बयान सबसे पहले जो बंदा आके जवाब देगा उसका नाम अता तारड़ है। और मुझे ये पता है इस हवाले से कई मामलात को मैं भी जानता हूं। तो ये जो ना तो ये आप समझे कि इनकी आपस में अपना सुलह हो चुकी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो एस्टैब्लिशमेंट जो चाहेगी वो करेंगे। इन्होंने क्या करना है, ये तो मुलाजिम है। मोहसिन नकवी क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ है क्या? वो चले मान तो तारीख में हमने देखा है कि इंपोर्टेड वजीर आजम आते रहे हैं, वजीर खजाना आते रहे हैं, लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि वजीर दाखिला इंपोर्टेड आएगा। हमने ये नहीं देखा कि फैसल वाडा आएगा। हमने ये नहीं देखा कि अपना काकड़ साहब आएंगे। आप बैठ के आप यहाँ से अंदाजा लगाए ना। ये भी नहीं देखा होगा कि परवेज खटक कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी उस तरफ भी आना, आपने ये भी नहीं देखा होगा कि परवेज खटक साहब किधर जा रहे हैं अचानक से। खैर देखिए वो तो हमें पहले दिन का पता है, हमें पहले दिन का पता है कि जहां जिनके ताने बाने जहां हैं तो बहुत सा पता है। मोहसिन नकवी वाली तैनाती पे इतना हैरान ना होना सर। मैं सायरा बानो साहबा, मैं उसकी वजह है कि परवेज खटक देखे ना, परवेज खटक हमारे साथ चले हैं, हमारे वजीर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन ये नहीं है कि ये स्काई लैब आ जाएं और आकर और अंदाजा लगाएं कोई। और जिस तरह इनको लाया गया ऑपरेशन रजीम चेंज में जो हिस्सा रहा, तो यहाँ से नजर आता है ना कि इनके राब्ते कहाँ हैं। कितना मजा आएगा आपको परवेज खटक साहब अचानक गवर्नर केपी के आ जाएंगे ना। अजहर साहब अगर वो अचानक गवर्नर केपी के आए तो आप हैरान होंगे। हालात तो वो मुझे हैरानगी नहीं होगी। जो एस्टैब्लिशमेंट का है वो भी 4 नंबर गेट में आना जाना उनका है, हमें नजर आ रहा है। अच्छा, मगर उन्हीं के लोग हाशिम डोगर साहब वगैरह कहते हैं पता नहीं हमें किस तरफ लगा दिया गया था। बस खैर कहते हैं जिसको देखे वो लाल ही है। मैं सायरा बानो साहब की तरफ बढ़ता हूँ। सायरा बानो साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दें, ये जो कमीशन की रिपोर्ट मुबैना तौर पर धरना कमीशन की रिपोर्ट जो अफशा हुई है, हमारी ताकत ये बिल्कुल अथेंटिक है, जानबूझ के ये तमाम पार्ट्स पोर्शन, शहबाज शरीफ साहब का क्या बयान था, शायद खाकान अब्बासी ने क्या बयान दिया था, उस वक्त के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी, इतना भी क्लियर हो गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट मिल गई है। आपको लगता है धरने के मास्टरमाइंड का तयन हो गया इतनी प्रैक्टिस के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुई, 3 नुकरी बेंच भी इन्वॉल्व हुआ उसके बाद? अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, इतने मैं जब से वो कहते हैं कि 5 सालों से देख रही हूँ, वो कह रहे हैं कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी। अच्छा, मतलब कोई यहाँ पर सही काम होता है जो मतलब आप मुझसे डिटेल इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ये सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया है, आपस में एक दूसरे से दस्तक गिरबान हो जाते हैं। लेकिन देखिए फिर इदारे ने अपने बंदे को बचा ही लिया, और फिर वो जो सारा मलबा है वो पंजाब पे और सारा वो किया, लेकिन उसका भी तो पता चले ना आगे। फिर वो भी चलना चाहिए, उसमें भी कोई कमेटी। वैसे तो देखिए जो कमीशन होता है, जेआईटी होती है, कमेटी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मामला दबाने के लिए होती है। अगर बहुत पहले अगर हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जाती तो हमें अपनी रास्ता सीधा करने में वो सही टाइम था। जो एक बुनियाद की ईंट टेढ़ी लगी थी, हम उसको उस वक्त सीधा कर सकते थे। लेकिन जो कि 76 साल गुजर चुके, और अब भाई अगर चले ठीक है उन्होंने क्लीन चिट दे दी और उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो फिर आप वो भी हमें फिर दूध का दूध पानी करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। ये बीच रास्ते में छोड़ना, और उसके बाद अभी आपने शुरू में कहा था कि एक और वो जो हाउसिंग स्कीम का आपने, हाँ जी बिल्कुल, इदारे ने कमेटी बनाई है मेजर जनरल की सरबराही में। मेजर जनरल वो तो मतलब मुझे नहीं पता, फौज के रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक जूनियर कर सकते हैं ये तहकीकात, क्योंकि जो भी होंगे वो तो कर सकता है, जूनियर होंगे, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उस वक्त वो मेजर जनरल थे ना। अच्छा, बाकी आप मुझे बताएं, ये कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं। आप हमारे सिंध पर आए, यहाँ पर शुगर मिलों पे कब्जे हुए, यहाँ पर लोगों के घरों पे कब्जे हुए, पूरी जमीनों पे कब्जे होके हाउसिंग स्कीम्स बनी है यहाँ पर आप रूरल एरिया में चले जाए, लोगों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है। तो ये बड़ा मुझे मतलब मैं बता रही हूँ कि खेलदास साहब भी सिंध से ताल्लुक है, मेरा सिंध से ताल्लुक है, जो यहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म है। तो ये मुझे तो बहुत भोंडा सा केस लग रहा है कि अब मुझे नहीं पता कि एक तरफ से तो क्लीन चिट दी है, तो दूसरी तरफ से क्यों घसीटने के लिए एक हाउसिंग स्कीम के लिए बात कर रहे हैं, जहां सिंध में आकर एलिगेशन बड़े तगड़े ना सर। उस साहब के ना, मोइज साहब के एलिगेशन बहुत तगड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने खुद नोटिस की दरख्वास्त की थी, जिसकी बिना पर उनको कहा था वजारत दिफा को कहना, वजारत दिफा ने जीएचक्यू को लिखा। भी बहुत तगड़ी है, ये जो यहाँ पर टॉप सिटी और ये इसके ऑपोजिट जो पूरी इस्लामाबाद में भी है, वो भी बहुत तगड़ी है। अच्छा, तो बस आपके सामने ही है।
अच्छा, आप लोग खड़े दर किधर तो है हैं ना। ये बता दें सारा बानो, आप लोग की जो जमात है ना जीडीए, वो किधर खड़ी है? अभी अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना हुआ है, आप लोग किधर हैं? आपको दावत नहीं दी गई? मुतालबा तो सर, सेम हम है। चोटी पे खड़े हैं और गर्दन झुकाकर हम सबको देख रहे हैं कोई क्या कर रहा है। गर्दन मौलवियों की झुकाने तरह से बोल रहे मुराद हो एक तो और आजिज़ी भी होती है, दूसरा ये होता है कि कद इतना बड़ा हो, देख रहे हो। हम ऊपर से खड़े देख रहे हैं कि अच्छा, ये चल क्या रहा है। देखिए, एक अलायंस पहले भी हमारा बना था यहाँ पर, फिर वो सारा देखिए एमक्यूएम साथ थी, नून लीग साथ थी, फिर एमक्यू नून वालों की तो गल हो गई, एमक्यूएम भी 14 सीटें लेके साइड पर हो गई, और फिर यहाँ पर सारा हो गया। फिर अभी जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह और सारा कुछ हुआ, मौलाना साहब वगैरह साथ थे, फिर मौलाना साहब ने मुल्क के वसी तर मुफाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दे दिया। ठीक है। उसके बाद भी क्या कहते हैं, आप हालात देख ही रही हैं। अदर साहब ने भी बात की है कि जो आपने कहा जो अलायंस बनेगा, अभी तक तो सिंध तक आए नहीं ना। ये मैंने ठीक है। सुना था कि हलीम आदिल शेख साहब बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ बता दें, दिल पे हाथ रखकर, हम बात किससे करें, किस ग्रुप से करें? केपी के ग्रुप से करनी है, पंजाब ग्रुप से करनी है, जनूबी पंजाब ग्रुप से करनी है, सिंध वाले ग्रुप से करनी है? अब जब लीडर साहब खान साहब बाहर आएंगे तो सही बात का तयन होगा। यहाँ पर तो जो मिलने जाता है वो एक अलग दास्तान सुनाता है। ठीक है। केपी के में जो पिछले दिनों हो रहा है, वो आपने ट्विटर पर भी देख लिया, और अच्छी बात है कि ये लोग खुद ही तनकीद कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले। तो वैसे कुछ हलीम पता आदिल नहीं शेख ने तो चलता जिना कि ग्राउंड के लिए होना बाकायदा क्या। दरखास्त भी दी हुई है जलसे के लिए कराची में, तो डेफिनेटली अगर आपके साथ बात करेंगे तो आपको लूप में तो लिया होगा अभी तक उन्होंने। हाँ जी, देखिए, अभी मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये ट्वीट्स और ये सारा कुछ देख के तो मेरे वैसे भी 2-3 दिन से बहुत तबीयत खराब है, बिल्कुल मैं फोन और ट्वीट और सब चीजों से दूर हूँ। लेकिन 3 दिन पहले इसका का जो मतलब मुझे आपका पता था, वो वीपीएन ये चल रहा पता है। था कि हनीम अब्दुल शेख का राब्ता हुआ है। अब क्या जवाब दिया है वो मुझे नहीं पता, वो मैं इंशाल्लाह ताला पता करके इसका मतलब है आपका बताऊँ। वीपीएन भी चल रहा है ना? बाकी भी हाँ हाँ, वीपीएन आप देखें तो जो बयानात भी सुनने को मिल रहे हैं कि उस वीपीएन के ऊपर और सारा कुछ, कितने अफसोस की बात है कि इनकी अपनी पार्टी के, मतलब वो जिनकी हुकूमत है, वो इस्तदा कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते इस ट्विटर को खोल दिया जाए। किससे आज कर रहे हैं ये इनकी नहीं आईटी बताते ना, मिनिस्टर नाम ने नहीं बोला है लेते। कि इतना जिससे ज्यादा सदा करनी नुकसान है नहीं उसका होता। नाम नहीं लेते ना मैडम, ये बड़ा मसला है। किसने? जिससे इस्तदा कर रहे हैं उसका नहीं बताते कि इस्तदा किससे कर रहे हैं, खोल देना चाहिए। अब इतने बड़े सियासतदान, अभी आप बोल रहे हैं ना कि अभी आप बात गुफ्तगू कर रहे थे कि वो परवेज खटक साहब का क्या, या उसका क्या, उसका क्या। अब मैं तो कह रही हूँ कि सारा डीएनए चेक करवाएं तो एक ही जगह का निकलेगा हम ठीक है। सबका। तो ठीक है। इसमें कौन सी क्या बात करनी है? ये सब बस नहीं, ऐसे वो करने मुझे की आपके बातें होती गर्दन हैं। झुका के और देखने से भी मालूम हो गया ना कि हाँ वाकई आप सही तरफ इशारा करिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने इंकशाफ किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना कभी भी वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहते थे, और ये इतनी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। इरफान सदीकी साहब, वो हम प्याला हम नवाला वाली पोजीशन है। जितनी अंडरस्टैंडिंग है हमें, शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा करीब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, तो इरफान सदीकी साहब। स्लोगन, नारे, तकरीर, ये सबसे मामलात में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मंशूर स्पेशली मुस्लिम लीग नून का जिन्होंने बनाया, तो उससे ज़्यादा कौन क्लोज होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का? पूरी नून लीग इसको डिफेंड नहीं कर पा रही। ज़रा सुनाएं जी। सर इंटरेस्टेड ही नहीं है खेलदा साहब, मियां साहब, चाहे 2/3 मेजॉरिटी हो, चाहे सादा अक्सरियत हो। और इतना ज़बरदस्त अहदनामे के बाद इरफान सदीकी साहब ने ये अहद ही तोड़ दिया प्रोग्राम में आके, क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब अहद तोड़ने में कोई मसला नहीं है। सर कैसे कर लेते हैं अवाम के साथ ऐसा धोखा? नवाज दो कर देते हैं, शहबाज दे देते हैं, एक दिन पहले पूरा अखबार का इश्तिहार छाप देते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। लंदन से ही इरादा नहीं था वज़ीर आज़म बनने का। आप कौन सा कह रहे हैं कि लाहौर में आके या पाकिस्तान में आके ये मीटिंग हुई थी? कबूतर भी बिठाया आपने बाजू के ऊपर। देखें, इरफान सिद्दीकी साहब की जो गुफ्तगू, मैंने पहले भी आपको कहा था, जो सीनियर लीडरशिप है वो अपने तजर्बे, अपने सूरत-ए-हाल जो उनके सामने होती है वो उस तरह गुफ्तगू करते हैं। मैं इस वक्त आपको अपने पार्टी की, अपने हुकूमत की अगर इज्तिमाई अगर कोई पॉलिसी है तो मैं इसमें जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इरफान सिद्दीकी के साथ मैं समझता हूँ हो सकता है ये गुफ्तगू हुई हो,
मगर देखना ये है कि आप ये पूरी जो गुफ्तगू है इस वक्त मीडिया में सारा इस पे बात हो रही है, तो मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। आपके टॉक शो हो, आपकी गुफ्तगू हो, आम जगहों पे, फोरम पे, जहाँ पे भी बात यही हो रही है, नवाज शरीफ साहब जिक्र खैर होता है, ये अच्छी बात है। आपको दुख हुआ और खेलदा साहब, जो शहबाज इरफान शरीफ, सदीकी साहब का सच सुन के आपको दुख हुआ, ये बताएं, एज अ सियासी वर्कर बता दें। मैं एज ए सियासी वर्कर आपको अपनी ज़ाती तजर्बे के, मैंने जी, जो जी। 21 अक्टूबर की वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे, उसकी भी गुफ्तगू आपने भी सुनी, हमने सब ने सुनी थी। उसके बाद भी बिल्कुल वो खुद कहते रहे हैं कि अगरचे सादा अक्सरियत इलेक्शन के वाले दिन भी कहा, अगर सादा अक्सरियत होती तो वो वज़ीर आज़म के खुद उम्मीदवार थे और ठीक है। वो वज़ीर आज़म बनते। मगर अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो वो भी उसकी मर्जी और मंशा से बने हैं। सर ये तो हम कह ही नहीं रहे ना, खेलदास डिबेट भाई, हुई हम तो ये पार्टी- कह ही नहीं रहे। एक डिबेट हुई और उसका फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया। आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ का भाई और पार्टी का सदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उसकी बेटी चीफ ऑर्गेनाइजर जो ठीक पार्टी की है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, कैबिनेट में मुस्लिम लीग नून पंजाब और सूबे मरकज़ में बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है। तो इससे उसकी क़यादत आज भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। रहनुमाई शहबाज शरीफ साहब की हो या मरियम साहबा की हो, वज़ीर आज़म को जो इनपुट चाहिए, जो रहनुमाई चाहिए, वो नवाज शरीफ से ठीक लेता है। है। वज़ीर आला उनसे इनपुट लेती है, उनसे रहनुमाई लेती है। यानी तो आप जो बड़े मुतमईन हैं? फैसले वो खुद कर रहे हैं। आप अपने जी, जवाब से लेकिन मुतमईन है ये खेलदास इससे साहब? ज्यादा पावर क्या हो सकती है, इससे ज्यादा आवाम की खिदमत करने का और क्या नहीं, मैं मौका कह रहा हूं हो सकता आप है कि अपने पूरा- जवाब से पूरी मुतमईन है पार्टी खेलदास आपकी साहब? गुफ्तगू कर रही है। क्या खेल रहे हैं? मैं समझता हूँ, देखें मेरी और मुस्लिम लीग नून के हमारा दिलों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। मैं बतौर कारकुन मैं समझता हूँ, और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि हो नवाज गया है शरीफ इरफान आप बने। सदीकी साहब के उसने साथ से कहा आपके कि दिल आप का ही वज़ीर बाईपास आज़म हो बने। गया है, मगर ये जिसके फैसला- वजीर आजम है। नहीं, अगर ये नवाज शरीफ साहब ने फैसला है तो मुझे ये कबूल है। नवाज, मैं एज ए वर्कर, ये फैसला शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाने का नवाज शरीफ ने किया है, ठीक तो है। मैं उसको, हम उसको उसका एहतराम भी उसके फैसलों करके हैं, हम उसके पीछे भी खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिन हालात में ये फैसला हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। देखना ये है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस है, आपको डिबेट ये करनी चाहिए ठीक कि है। शहबाज शरीफ साहब किस तरह कामयाब होते हैं और इस मुल्क को मुआशी जो दलदल में ठीक फंसा है। हुआ था उसको अजहर निकालने सदीक में साहब, जो जिस तरह कामयाब ठीक है, मैं हो रहे अजहर हैं, सदीक जिस साहब, तरह- आपकी पार्टी का क्या रिस्पॉन्स है? मेरी 1 मिनट मुझे दे दे, 1 मिनट मुझे दे सर। दे। देखें वो देखिए, शहबाज शरीफ एक साहब जो बात तो वज़ीर बड़ी आज़म के वाज़ेह हैसियत से है 20 कि घंटे काम नवाज करता है, शरीफ 4 घंटे ठीक आराम है। करता आया है। है। पाकिस्तान को और इस नवाब, ये वक्त पूरी जिस तरह प्लानिंग वो जो थी, यहाँ काम ठीक है, सर। करके पाकिस्तान में ये लंदन ओके, खेलदार साहब। सरकारी ला रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल मईशत ओके को जी, बेहतर अजहर भाई आप साथ- रिस्पॉन्ड कर रहे थे, प्लीज। देखिए मैं बताता हूँ, नवाज शरीफ का सबको पता था, पूरी दुनिया को पता है कि ये, देखें जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सके। नवाज शरीफ आप देखे सामने, यानी क्या मुहब्बतन है, वो निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आते हैं। साद अली के साथ मुआहदा, वो सारा सामने आया, वापस आ गए, फिर निकाल के ले गए और फिर ले आए। तो ये तो ज़हन में रख लीजिएगा ना, यानी ऑपरेशन रजीम चेंज में अमेरिकन के साथ या बाकी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ कौन सा आदमी चूज हुआ? ये चूज हुआ और वहीं बैठकर ये फैसला हुआ कि लोकल एस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में ये तय हुआ कि नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है, शहबाज शरीफ तय हो गया। और यानी पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है ना कि यहाँ हर एक को पता है, अभी यानी हम सबको पता था कि मोहसिन नकवी जो है वज़ीर आला पंजाब होंगे, और वो हम सब ने देख लिया। इस तरह ये पता था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, जो कि बेहतरीन बूट, बेहतरीन जूते पॉलिश नहीं, यार भाई अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा लिहाज रख लेना चाहिए इनके लिए कि बेहतरीन अपना ना चेरी ब्लॉसम का जो रोल प्ले किया है। और आप देखें अब है क्या, खुद पता नहीं, यानी उनके करीब के लोग, यानी इवन उनकी मिसेज कई जगह बैठी हुई थी, मेरे एक दोस्त ने जो बताया, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया जी 22 सीटें थी हमारी, 22 सीटें। फिर बताया गया ये सीटें आपको दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं आपने ये काम करना है। यानी आप, ये तो खुद ही शर्मिंदगी होनी चाहिए, कितनी बड़ी शिकस्त थी, रातों रात शर्मिंदगी के बारे में बुरा हाल था। बींगा पाकिस्तानी बोलूं ना तो मुझे इस इंकशाफ के बाद ना, मुझे मुस्लिम लीग नून के वोटर की पता नहीं क्यों तौहीन महसूस हुई। शायद मैं भी उसमें शामिल हूं, उनका वोटर हूं। मुझे ऐसा लगा कि बाकायदा तौर पर एक पूरा ब्लैंकेट वे में पाकिस्तान की अवाम को पीएम मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको निजात दहिंदा कहते थे, नहीं तो पीडीएम की कॉन्टीन्यूटी दे देते।
PDM 1 की कंटिन्यूटी दे देते। वोट मांगा किसके नाम पर था? नवाज शरीफ साहब के नाम पे मांगा था। पहले भी नवाज शरीफ साहब ही चला रहे थे, पहले भी सारे बड़े फैसले नवाज शरीफ साहब ही काबीना में बैठ के कर रहे थे। खैर मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे ये बताएं कि नहीं सलमान, सिर्फ एक बात, जी जी, एक बात सिर्फ कह दूं। देखिए एक बात बड़ी बाजी है ना कि जब सौदे हुए हो ना, ठीक है, जब बैठकर कॉन्ट्रैक्ट हुए हो, जब मुआहदे हुए हो, अच्छा, तो फिर इसी तरह ही हाल होता है। लंदन प्लान हुआ कोई नहीं है, लेकिन शबाज नवाज शरीफ साबित हो गया। हाँ, नवाज शरीफ साबित हो गया, यानी ये सब ड्रामा था, वोट को इज्जत दो का, एस्टैब्लिशमेंट लड़ाई का, क्या क्या नवाज शरीफ की सारी माफ हो गई। जो रॉग आर्मी कहा करता था, जो सिरिल अलमीडा ने कहा था, मरियम सफदर आकर यहाँ बैठ गई हैं, वो डॉन लीग्स के बारे में क्या नहीं पता था, गुलभूषण जाधव का क्या नहीं पता था, हमारे सामने ये सारी चीजें थी, वो आज हम सब भूल गए हैं, सब बट्टी में फेंक दी है। ये तो सोच रहे हैं हमारे उम्मीदवारों को भी कि यहाँ बैठकर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि जिनके बारे में क्या कुछ होता रहा है। तो नजर आ रहा है ना कि यहाँ एजेंडा कुछ और है, ठीक है, मैं खाता कुछ और है, यानी हालात इस वक्त ये। मैं जरा सारा बानो साहबा, मैं जरा छोटा सा लंबा सवाल कर लूं, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। मुझे पता आपके गले की हालत इतनी अच्छी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये हुआ क्या है पाकिस्तान की आवाम के साथ? किसी पार्टी का मैंडेट ही उसके सामने नहीं आ सका, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अपने, खैर जिस बंदे के थ्रू, या नून लीग ने खुद ही चलवा दिए नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के, मुल्क को नवाज दो भी कह दिया। क्या आपको क्या नजर आता है इस हिकमत अमली के पीछे क्या था? बेसिकली आपकी नजर में क्या चीज है इन सब चीजों के पीछे? जी जी, कोई भी चीज जो सानहा होता है ना, वो अचानक नहीं होता। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों की परवरिश बरसों लगती, ये बरसों इनकी परवरिश में लगे हैं। और सब ये जो कसूरवार जितने भी हैं वो सियासतदान ही है कि इन्होंने अपने खैमे में ऊंट को आने दिया। कि आप जिसको भी देखें, किसी का भी माजी, मतलब मैं सब पार्टीज की बात कर रही हूँ, मतलब आप भी उसमें शामिल है, कि सबका देखें, वो किसी कोई भी नहीं कह सकता कि मेरा इस हवाले से जो बात हम कर रहे हैं कि लोगों का आशीर्वाद लेने के हवाले से किसी का भी माजी साफ नहीं है अभी। मतलब आपने क्या सवाल किया था? सॉरी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, PDM 1 और इस हुकूमत में क्या फर्क रह गया, जब पहले से ही डिसाइडेड था कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे? पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान उसके पास नहीं, उसको इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं, उसके बाद दूसरी बड़ी सियासी जमात, इस तरीके से धोखा। धोखा नहीं, सब कुछ वो था धोखा। वो कहते हैं ना कि जो औलाद है वो बहुत बड़ी आजमाइश होती है, वो बहुत बड़ी आजमाइश होती है। और ये सारा कुछ लिखा हुआ था। आपने अगर मेरा, ये सदीकी साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने अहदनामा लिया और हलफनामा लिया, फिर खेलदास भाई ने बोला कि उन्होंने कहा है कि अगर 2/3 अक्सरियत, सादा अक्सरियत नहीं मिली तो मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा। ये दो अलग स्टेटमेंट है। लेकिन जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब बने, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप ये मेरा पूरा बयान ऐसे चला लें चल रहा है कि वो जाहिर लोगों ने कहा कि है ये क्या, यानी कि इनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि जहां पर रुकू की जगह है ये सजदा कर लेते हैं। कि जिन्होंने IMF हो गया, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो गया, 12 को पुल हो गया, सारा क्रेडिट उठा के किसी और को दे दिया। मुझे तो उसी वक्त से पता था कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आई हुई थी। तो अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मियां साहब के साथ धोखा क्यों किया। और अभी भी ये सदीकी साहब का बयान और बड़े अहदो पैमा और वादों के बाद वो राज की बात इरफान साहब ने खोल दी। लेकिन इतना मैं बता दूं, इस पाकिस्तान की ना पूरी इस वक्त जो हुकूमत है और इस वक्त सबकी जो तवज्जो है ना, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अड़ी हुई है। माने या ना माने, कुछ अरसे बाद हम सबके सामने, और जिस तरीके से फोकस नजर आ रहा है, वो है SIFC का प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी है। यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, अजहर सदीक साहब, सायरा बानो साहब। प्रोग्राम से याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।